इस विषय पर अपनी बात रखता हूं कि हमारे सामने ये कैसा जश्न है, और इस मुल्क में और जिस विचारधारा से हम आते हैं, वो विचारधारा का सबसे शुरुआती मशाल तथागत बुद्ध की, जिसमें वो सत्य और अहिंसा का एक पाठ पढ़ाते हैं, प्रज्ञाशील करुणा का पाठ पढ़ाते हैं, और मनुष्य तो छोड़िए, वो पशुओं से भी दया की बात करते हैं। उनके मुल्क में, इस मुल्क का वजीर आजम जब मुल्क के दूसरे मुल्क में जाता है तो वहां कहता है कि मैं युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से आया हूं, और जब भारत लौटता है तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध का ऐलान किए हुए। किस बात का अमृत महोत्सव? और इसलिए मेरा सवाल है, और आपने तो मंच भी ऐसा सजाया है साहब कि हक के लिए बोलने वाले लोग या तो सलाखों के पीछे हैं या जिनकी जान ले ली जा रही है। मुझे याद आता है गौरी लंकेश, नरेंद्र दाभोलकर, पंसारे, कलबुर्गी, ये पिछले कुछ दिनों, कुछ वर्षों में ऐसे तमाम लोग मारे गए जो लोग इस मुल्क को एक झंडे के रंग में रंग देना चाहते हैं, कर्मकांड और अंधविश्वास में रंग देना चाहते हैं। उन्हें कलम और किताब वाले पसंद नहीं आते, तो किसी की कलम और किताब, किसी का लेख, किसी का विचार पसंद नहीं आया तो उन्हें गोली मार रहे हैं। इतिहास पुराना है साहब। इस मुल्क में पहली गोली उन्होंने मारी थी जिनके विचारधारा पर आज वो मंदिर बना रहे हैं। वो गोडसे को मानने वाले हैं, सावरकर को मानने वाले हैं, हम फूले और अंबेडकर को मानने वाले हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है। और इसलिए इस विषय पर मुझे केवल एक सवाल पूछना है कि ये किस बात का अमृत महोत्सव है, किस बात की आजादी है? क्या इस देश में सब आजाद हो गए तो वो पानी का मटका क्यों आजाद नहीं हुआ जिसे एक दलित बच्चा इंद्र मेघवाल छू लेता है तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है? ये मेरा सवाल है। किसकी आजादी है ये? किसकी आजादी है कि आज भी इस मुल्क में जाति देखकर कौन घोड़ी चढ़ेगा, कौन नहीं चढ़ेगा, जाति देखकर कोई रोहित वेमुला बनेगा, कोई पायल तड़वी बनेगा, कोई प्रियंका बनेगा, और तमाम लोग जाति देखकर मारे जा रहे हैं, तो आजाद कौन हुआ? और इसलिए आपने जो विषय रखा है वो बहुत शानदार है। और आप तो जब अपने ऐसे साथी को याद कर रहे हैं, तस्वीर सामने लगी है, मैं पूछ रहा था कि कितने उम्र होगी, उन्होंने कहा कि उम्र तो अभी लड़ने वाली हुई थी और उनकी लड़ाई को लोग बर्दाश्त नहीं करता। तो उनको याद करते हुए जब वो नहीं डरे तो हम अपनी बात रखने में क्यों डरेंगे? और बात भी तो हम फूले शाहू अम्बेडकरवादी मिशन की कर रहे हैं। और इसलिए सवाल मेरा है कि ये आजादी किसकी है? आज जो लोग हुक्मरान बन गए हैं वो तो इस जंगे आजादी के विरोध कर रहे थे साहब। जब भारत में लोग आजादी की लड़ाई, जो आजादी आप कह रहे हो अभी हम उसी की बात कर रहे हैं, और 75 साल आप इसी आजादी का तो मना रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर से पूछा था विदेश में कि कहा कि भाई चलो डॉक्टर अंबेडकर, भारत में आजादी की लड़ाई चल रही है, आप भी साथ दो। डॉक्टर अंबेडकर ने वही सवाल किया था कि किससे आजादी की लड़ाई चल रही है? तो उन्होंने कहा अंग्रेजों से। किसकी आजादी की लड़ाई चल रही है? तो कहा भारतवासियों की। उन्होंने कहा मेरा समाज तो तब से गुलाम था जब अंग्रेज भी नहीं आए थे, फिर मेरे समाज की आजादी की लड़ाई कौन सी है? और वो उन्होंने कलम और किताब में इतनी ताकत भरी कि जब वापस लौट कर डॉक्टर अंबेडकर आए, उन्होंने अपने इतिहास को फिर से पढ़ा। वो इतिहास बुद्धा से लेकर के नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला और कबीर साहब का इतिहास मुझे याद आ रहा है, वो सामने खड़ा है मेरे, और मैं उस भारत को खोज रहा हूं। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चिनायता चढ़मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदाए, तो पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इन दो राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई।
वो कबीर कहां है इस जंग आजादी के बाद जो नया भारत बना? किससे आजाद हुए थे आप? तुम कत बाभन हम कत सूद और हम कत लोहू तुम कत दूध, ये बात कहने वाला कबीर आज कहां है? क्या ये भारत कबीर के सपनों का भारत बना है? क्या ये भारत रैदास के सपनों का भारत बना है कि जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रैदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात? क्या ये रैदास के बेगमपुरा का भारत बना है? ये मेरा सवाल है। हाँ, हमारे लोगों को कहते हैं कि वो जातिवाद बढ़ा रहे हैं। अरे साहब, हमारा एक स्वप्न देखता है हमारा नायक रैदास, जब वो कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस है, रैदास रहे प्रसन्न। वो बराबरी का मुल्क बनाना चाहते थे। मेरा सवाल है कि 75 साल बाद ये जो आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, क्या ये बराबरी का मुल्क बना? अरे भाई, इसी गुजरात से 2 लोग गए दिल्ली और अपने साथ 2 अपने दोस्तों को लेके गए, और आज नारा क्या लगाया था? वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये नारा लगाया था ना। और एक दिलचस्प बात सोचिए, जब तक वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे अपनी जाति नहीं बताई, और जब प्रधानमंत्री बनना हुआ तो याद आ गया कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। जातिवाद कौन करता है साहब? जब आप इस देश में राष्ट्रपति बनाते हो तो सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया। मैं पूछता हूं कि तुमसे उनकी जाति किसने पूछी थी? और अब के फिर बोला कि हमने पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। जब तुम जाति बिना पूछे बताते हो तब जातिवाद नहीं बढ़ता है। और इस मुल्क के वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा लोग जब जाति के विनाश की बात करते हैं तो तुम उन्हें जातिवादी कहते हो। ये कौन आजाद हुआ है और किसका अमृत महोत्सव है? और तब मुझे याद आ रहा है कि वो जो बराबरी का ख्वाब देखा था डॉक्टर अंबेडकर को, तो इस देश में कहा ही गया कि वो तो केवल दलितों के नेता थे, शेड्यूल कास्ट के थे। डॉक्टर अंबेडकर को तो आजादी के बाद पढ़ाया ही नहीं गया कि उन्होंने महिलाओं की आजादी के लिए क्या किया, उन्होंने श्रमिकों के लिए क्या किया, उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया, और उन्होंने इस देश के लिए क्या किया। अरे तुम्हें मौका मिला तो तुमने मनुस्मृति बनाई, हमारे पुरखे को मौका मिला तो उसने भारत का संविधान बनाया जिसमें सब बराबर, कोई बड़ा छोटा नहीं। तो अगर हम ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें तो नाज होना चाहिए था कि 75 साल तो बहुत होते हैं साहब इस मुल्क में ये बात कहने के लिए कि हमने बराबरी का देश बनाया। और तब मैं ये सवाल कर रहा हूं, मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में। हमारे हिंदी के कवियों ने पूछा, तमाम लोग, और आंख में आंख डाल करके पूछा साहब। और गुजरात का कि इस कोने पर बैठा हूं और मैं लिटरेचर वाला व्यक्ति हूं, इसलिए ये मुल्क की सरहदें किसी लिटरेचर को बांधती नहीं है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को जिन्होंने भारत रत्न देने लायक नहीं समझा, डॉक्टर अंबेडकर अपनी कलम की ताकत पर विश्व रत्न बन गए, उन्हें भारत रत्न की जरूरत नहीं। और तब मैं कहता हूं हबीब जाले को याद करते हुए कि और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। और तब मुझे याद आता है समाजवादी आंदोलन का नारा, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। एक बागी की शहादत दिवस पर हम उन्हें याद करना। ऐसे बागी देव जी भाई अगर आज होते तो शायद वो भी ये सवाल पूछते कि ये जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें कौन आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ? गरीबी से आजादी मिली क्या? भूखमरी से आजादी मिली क्या? बेकारी से आजादी मिली क्या? और तो और जिन्हें आजाद होना था उन्हें और गुलाम बना दिया। अब मैं आ रहा हूं अपने विषय पर। हिंदी का विद्यार्थी हूं और मेरे कवियों ने पूछा कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। कौन कौन है वह जनगणमन, अधिनायक व महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। वो कहां है वो भारत? कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया बैठी उसके पास, कई दिनों तक छिपकलियों की रस्ती लगती रही है गस्त।
कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। घर में दाने आए जाकर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, कौवे ने पांखें खुजलाई कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। और आज इस मुल्क में जाति जनगणना नहीं कराएंगे ये जाति बताने वाले, लेकिन 2016 में जो आंकड़ा आया सोशल एंड इकोनॉमिक सर्वे का, 1% लोगों के पास 73% लोगों की पूंजी जमा हो गई है। वो कौन लोग हैं 1%? क्या सबके घरों में चूल्हा जल रहा है? फिर कौन आजाद हुआ? ये मेरा सवाल है। और तब मुझे याद आ रहा है वो फकीर जिसने कहा था कि मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। और यही अपने दोस्त को यहां से लिवा के गया था। आप दोस्त समझ रहे हो ना? वही वाला दोस्त जो चंद किलोमीटर पे उसका एक पोर्ट है और जहां नशीले पदार्थ करोड़ों रुपए के पकड़े जाते हैं और इस देश में चर्चा नहीं हो रही। क्यों चर्चा होगी साहब? क्योंकि वो तो राष्ट्रभक्त हैं। तो वो राष्ट्र किसका है? और बेच दिया आपने एक एक करके। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत जो 75 साल अपना मनाना चाहता है, वो एक सवाल पूछ रहा है कि इस देश में सरकारी शिक्षा किसने बेची? सरकारी रोजगार कौन बेचा? सरकारी जमीन किसने बेची? सरकारी बैंक किसने बेचा? सरकारी रेलवे? वो झूठ बोलेंगे और झूठ बोलते हुए इस देश को बर्बाद करेंगे। तिरंगे के रंग का विरोध किया था कि नहीं, आप जानते हैं कि नहीं लोगों को? हमारे यहां भोजपुरी में साहब एक कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो ये लोग विरोध कर रहे थे कि ये तिरंगे में 3 रंग है जो अशुभ होता है, इसलिए हम ये तिरंगा नहीं मानेंगे। और अपने नागपुर वाले कार्यालय पर 2002-3 तक उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। और अब देखो हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा। कैसा जुल्म है रे भाई? आप अपना देशद्रोही होने का जो दावा है वो थोप रहे हो हमसे। हम कह रहे हैं हर हाथ तिरंगा और हर घर तिरंगा छोड़ो। अरे हम तो वो लोग हैं जो सफेद पन्ने पर फूल पत्तियों से रंग करके तिरंगा लहराते हुए कहते थे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन हमारे जो हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, वो हमारी लड़ाई नहीं है। हर हाथ को काम, हर हाथ में कलम, हर पेट को रोटी, हर सर को छत न मिले, तब तक कौन सा आजादी का अमृत महोत्सव? हमारी लड़ाई कलम और किताब की लड़ाई है। और जिस फूले अंबेडकर पेरियार की बात करते हैं, वो भी तो यही सवाल पूछ रहे थे। महात्मा फूले मुझे याद आते हैं। और ओबीसी समाज के जो लोग आए हुए हैं, मैं उन्हें ज्यादा संबोधित करते हुए कह रहा हूं, आपके यहां भी सुना है ज्यादा ओबीसी, दलित, SC ST, ओबीसी माइनॉरिटी, यही लोग हैं। लेकिन राज कौन कर रहा है? महात्मा फूले ने कहा कि ये जो गुलामी है, ये कर्मकांड की गुलामी है, ये अंधविश्वास की गुलामी है। और हमारे लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर उनके हाथ से कलम और किताब छीन ली। आज आपको पता है इस देश में 1% लोग ही हायर एजुकेशन में जा पा रहे हैं, और उनमें भी सरकारी एजुकेशन बर्बाद हो गया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूं, और हमारे यहाँ जिन लोगों ने एक ढंग का विश्वविद्यालय बनाया नहीं, उन लोगों ने सब बेच दिया। उन लोगों ने क्या किया? शिक्षा को नई शिक्षा नीति के तहत बेच दिया। और ये जो 2 दोस्त है ना, अंबानी और अडानी, नाम लेके बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रतीक है। और ये प्रतीक है किस बात के? कि ये देश बटा हुआ है साहब। एक तरफ चंद लोग हैं। मुझे याद आ रहा है, मैं एक कविता पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। बहुत कम वक्त लेना चूंकि और लोग भी बोलेंगे। एक कविता है, ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है, चंद घराने छोड़ के भूखी नंगी हर आबादी है, ये कैसी आजादी है। जितना देश तुम्हारा है ये, उतना देश हमारा है। दलित, महिला, आदिवासी सबने मिलकर इसे संवारा है। ऐसा क्यों है? कहीं खुशी है और कहीं बर्बादी है। ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है। अंधियारों से बाहर निकलो, अपनी शक्ति जानो तुम। दया धर्म की भीख न मांगो, हक अपना पहचानो तुम। अन्याय के आगे जो झुक जाए वो ही अपराधी है। ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है। जिन हाथों में काम नहीं है उन हाथों को काम भी दो। मजदूरी करने वालों को मजदूरी का दाम भी दो। बूढ़े होते हाथ पांव को जीने का आराम भी दो।
दौलत के हर बंटवारे में मेहनत कश का नाम भी दो। झूठों के दरबार में अब तक सच्चाई फरियादी है। ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी। ये जो चंद घराने हैं जिनको हाथ में पूरा देश बेच करके आपसे कहा जा रहा है तिरंगा फहराओ, जश्न मनाओ आजादी का। अब एक सवाल मेरा है, अगर एक भारत बनना था, अब मैं आखिरी चंद मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं जानता हूं कि इस समय आंख में आंख डालने पर आपके राज में पता नहीं, उधर तो बुलडोजर चल रहा है हमारी तरफ। ये किस बात की आजादी है? आप दाढ़ी टोपी देख करके इस देश में लोगों की लिंचिंग कर रहे हो। इस देश में जब स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए लड़ाई होनी चाहिए, आप केवल मंदिर मस्जिद और देवालय के लिए लोगों को लड़वा रहे हो। ये किस बात की आजादी है? डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी कि अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तो ये इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह ले, मगर हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता व बंधुता विरोधी है। इसलिए किसी भी कीमत पर इस देश को हिंदू राज बनने से रोकना होगा। और इनके लोग इस देश में दिल्ली की सड़कों पर आप संविधान की प्रतियां जला दो, नया भगवा संविधान लहरा दो, आप जेल में नहीं जाओगे। मगर जेल में मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हैनी बाबू जाएगा, प्रोफेसर आनंद तुमड़े, गौतम नौलखा जाएंगे, उमर खालिद जाएगा, और तो और इस देश में न्याय मांगने की आप बात कर रहे हो साहब। वकील थे ना देव जी, और आज एक वकील जो इसी गुजरात के, जो यहां से निकला एक तड़ीपार व्यक्ति है, जो इस समय देश का होम मिनिस्टर है, उसका जो वकील था वो कॉलेजियम सिस्टम से 2.5 महीने के लिए जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलता है तो वहां जाकर कह रहा है गुजरात दंगे में कोई नहीं गुनहगार है, जैसे बाबरी मस्जिद में कोई नहीं गुनहगार है। तो न्याय कहां है? सुबह आप शाम को राम मंदिर के पक्ष में फैसला दीजिए, सुबह राज्यसभा की सदस्यता ले लीजिए। कहां बचा है न्याय? और ये कैसी आजादी का 75 साल है? मैं आखिरी बात कह रहा हूं, जितने संस्थान बने थे वही तो भारत है। एक वेलफेयर स्टेट में संस्थान ही तो उसे बचाते हैं। क्यों नहीं न्यायपालिका में रिजर्वेशन है? और चलो रिजर्वेशन को गालियां देने वालों, तुम्हें तो 10% ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा भी मिल गया। सुदामा कोटा समझते हैं? वही जो मानकर खाना, हमारे यहाँ उत्तर भारत में जो फूले अम्बेडकर पेरियार मिशन है, वहां एक शब्द दिया जाता है श्रमजीवी, मेहनतकश, यानी जो श्रम करके जीवन जीता है, और जो उस श्रम को लूटता है वो परजीवी है। परजीवी समझ रहे? चौधरी छोटू राम ने कहा कि ये जंग कमेरा बनाम लुटेरा की है। 90% आवाम कमेरा है जो काम करके खा रही है, और 10% लोग लुटेरे हैं। हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन इस मुल्क को लूटने वाले इस मुल्क को लूट चुके हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले ही इशारा कर दिया था हमारे कवियों ने, ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, हमें जिसका था इंतजार ये वो शहर तो नहीं। पहरुओं रहना सावधान, दुश्मन तो चला गया मगर उसकी छायाओं का डर है। भगत सिंह ने कहा था कि ये जो गोरे अंग्रेज चले गए और सांवले अंग्रेज बैठ गए तो क्या करोगे? आज इस मुल्क में जहां जहां रिजर्वेशन नहीं है वहां दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने लोग हैं बताओ जरा हमें। मीडिया में आरक्षण नहीं, मीडिया तो साफ बिक गया है सब। मीडिया, अरे आज से 20 साल पहले जब मीडिया इतना ताकतवर नहीं था, तब भी अंधविश्वास, कर्मकांड फैलाने में गणेश की मूर्तियां दूध पीने लगी थी। याद है कि नहीं आप लोगों को? गणेश की मूर्तियां दूध पी रही थी। ये देश ऐसा है कि 20 साल बाद जब कोरोना आया तो थाली और ताली बजा करके इस मुल्क के हुक्मरान ने मूर्खता का परीक्षण कर लिया है कि इस देश में इतनी जहालत है तो मंदिर मस्जिद में लड़ाते रहो और सब वंचितों शोषितों का हक खाते रहो और आजादी का अमृत महोत्सव मनाते रहो। ये हुआ ना इस देश में। और इसलिए मैं जाते जाते केवल एक गुजारिश, बहुत प्रबुद्ध लोग मंच पर बैठे हुए, और आप साहब तो एक मिशन मूवमेंट के लोग हैं, वामसेब के लोग तो कैडर के लोग हैं, हमसे ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं। आप तो गांव गांव जाते हैं, हमें तो सम्मान कुमार साहब ने बुलाया कि चलो भाई वहां पर भी अपनी बात रखनी है, तो मैं तो गुजारिश करने आया हूं, केवल अपील। हो सकता है आप लोग तो गुजरात के लोग हो, देश कितना बर्बाद हो रहा है ये सब हमसे बेहतर आप जानते हो, क्योंकि शुरुआत वाले यहीं से तो गए थे, हमसे बेहतर आप जानते होगे।
लेकिन बात यह है कि इस वैचारिक मंच पर एक और बात मैं कह रहा हूं, हमारी लड़ाई व्यक्तियों से नहीं है। ये चंद लोग जो दो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, हो सकता है कल ये चुनाव हार जाए, कोई दूसरा आ जाए, मगर विचारधारा अगर हार गई तो व्यक्ति कोई भी रहेगा, हमारी पीढ़ियों का हक मारा जाएगा। बताइए कि बिल्किस बानो के बलात्कारी जब बाहर आपके राज्य में रिहा हुए तो वो कौन लोग थे जिन्होंने फूल माला और मिठाई से स्वागत किया था? ये किस बात का अमृत महोत्सव है? बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा होना कौन सा भारत है? नाज हो रहा होगा क्या जिनका तुम आजादी का अमृत महोत्सव मनवा रहे हो? उन्होंने तो एक बात कही थी, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यही देश संभाल रहे हो आप? बलात्कारियों को बेल और हक हुकूक के लिए लड़ने वालों को जेल, और उसमें भी अगर कोई लड़ा तो वो देव जी महासुरी जैसे उनको गला काट करके मार दिया गया और आज तक न्याय नहीं मिला। फिर किस बात का अमृत महोत्सव? ये मेरा सवाल है आपसे, और जाते जाते ये गुजारिश है कि लड़ाई विचारधारा की है। मुझे एक ऐसा भारत दिख रहा है जिसे भीतर से पूरी तरह बर्बाद किया जा चुका है, संविधान को पूरी तरह तबाह किया जा चुका है। कैसे? न्यायपालिका वकील है ना, वकील वकालत में अब कॉलेजियम सिस्टम है। और अभी याद है कि नहीं आपको, जो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसका बेटा केवल 3 साल अभी वकालत की प्रैक्टिस किया है और उत्तर प्रदेश में उसको सरकारी वकील बना दिया गया है। क्या न्यायपालिका पर अभी भी आपको भरोसा बचा है क्या? क्या न्यायपालिका कहां खड़ी है? और दूसरी तरफ मीडिया जो आपके सपनों का भारत, तो आपके ऊपर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है वो नहीं दिखाएगी। तीसरा संस्थान भारत का मुझे दिख रहा है विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज। साहब स्कूल कॉलेज तो बर्बाद कर दिए गए हैं। आप गुजरात वालों, आपको अच्छे से पता होगा ठेके पर शिक्षक रखने का शुरुआत कैसे कैसे यहां से हुई और अब पूरे देश में लागू हो गई। हम तो बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार की बात कर रहे हैं, तो हम कलम और किताब की बात कर रहे हैं ना। तो सरकारी शिक्षा को बेच दिया, ये स्कूल बर्बाद हो गए। और नई शिक्षा नीति में कहां तो नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोले जाने थे। नई शिक्षा नीति क्या कह रही है? अगर आपको शिक्षा देनी है तो सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय यूजीसी से लोन लेंगे। और लोन कितना मिलेगा? जितना स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय फीस अपनी जनरेट करेगा। फीस कैसे होगी? फीस महंगी होगी तब तो स्कूल को पैसा मिलेगा। बताओ, इस मुल्क के 90% वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर, मजलूम, मेहनतकश आवाम क्या लाखों रुपए फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ा सकती है क्या? शिक्षा खत्म, स्कूल बर्बाद। अब स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं। विश्वविद्यालय में डीयू, जेएनयू बचा था, उसकी फीस बढ़ा दी। और धीरे धीरे ये जो दोनों दोस्त है, जिसको पहले चंदा लेकर चुनाव लड़ो और उसके बाद देश बेच दो, इतना देश बेचो कि अपने दोस्त को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना दो। ये कौन सी आजादी है भाई? आजाद तो तुम्हारा दोस्त हुआ, हम तो और गुलाम हो गए कि हमारे हाथ से कलम और किताब छिन गई। तो ये तीसरा संस्थान जो बर्बाद हुआ है 75 साल में, वो एजुकेशन है। इसीलिए जब इस मुल्क को लड़ना था स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए, तो ये मुल्क शौचालय और देवालय में खुश है। हमें उसका विरोध करना होगा, वरना ये भारत और बर्बाद हो जाएगा। और चौथा और आखिरी स्तंभ, हम आम आवाम है। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। माफ करिए साहब, हम लोग भी पहचान नहीं पा रहे। और आप आम सिर्फ के लोगों, आपको तो, और आपके यहां भी देखिए कितना झगड़ा लगवा दिया यही। और मेरे पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि इस कच्छ को बम से मुक्त कर देना है। हो सकता है ये अपने आका से सीख के आए हैं जो गुजरात से दिल्ली चला गया, कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर देना है, इस देश को इनसे मुक्त कर देना है। अरे तुम में अगर इतना ही हुनर था तो 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए घोषणा करते कि हमने इस मुल्क को गरीबी से मुक्त कर दिया है, हमने इस मुल्क को भुखमरी से मुक्त कर दिया है। मगर कुपोषण के शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं भारत में, स्कूल से ड्रॉप आउट रेशियो बच्चों का सबसे ज्यादा भारत में, इस समय सबसे कमजोर दलित, पिछड़े, आदिवासी भारत में। फिर मुक्त कौन हुआ? आजादी का अमृत महोत्सव किसका बना? और इसलिए मैं आखिरी में जाते जाते वो एक बात कि लड़ाई विचारधारा की,
मैं इस बात से, वरना हमारा और आपका रिश्ता क्या है साहब? आप तो गुजरात वालों ने हमें बुलाया, कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, कुमार साहब जानते हैं, वो केवल इसलिए कि हमारे मन में भी एक सपनों का भारत जो है वो फूले अंबेडकर शाहू के मिशन का भारत है। और वो भारत क्या था? कलम और किताब का हमारे पुरखों ने इस मुल्क को बनाया था और लूट लिया उन लोगों ने जिन्होंने पहले भी लूटा था। तो रिश्ता हमारा और आपका किससे बना? विचारधारा से। और विचारधारा किसकी? इंसान और इंसान बराबरी की। मुझे याद आ रहा है, आखिरी में केवल वो नारा याद कर रहा हूं, समाजवादी आंदोलन, बाबा साहब का मिशन, फूले साहब का मिशन, पेरियार साहब का मिशन। पेरियार साहब कर्मकांड पर भी 2 मिनट बोल ही देता हूं, अब आप लोग इतने धैर्य से सुन रहे हैं। गुलामगिरी लिखने वाले महात्मा फूले ने सबसे ज्यादा अटैक किस पर किया? कर्मकांड पर। और हमारे लोगों को कहा जा रहा है मंदिर जाओ। अरे अगर मंदिर जाना है तो मंदिर में पुजारी हमारे लोग क्यों नहीं बने? बाबा साहब ने रिलेशन ऑफ कास्ट के आखिरी में कहा था कि जाति तोड़ने के लिए रोटी बेटी का संबंध, और ये आखिरी बिंदु है जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। शिकायत हमें अपनी भी तो करनी है, हम आपस में जुड़ नहीं पाए साहब, हमने रोटी बेटी का संबंध नहीं बनाया। दलित दलित से लड़ रहा है, पिछड़ा पिछड़े से लड़ रहा है, हम आदिवासी के साथ खड़े नहीं है, आदिवासी और हम सब मिलकर मुसलमान के साथ खड़े नहीं है, माइनॉरिटी के साथ खड़े नहीं है, किसान अलग लड़ रहा है। आइए मिल करके लड़े, तभी तो आजादी का अमृत महोत्सव असल में मनाया जाएगा। हमें तो मिलना पड़ेगा ना। और इसलिए मिलने में बाधक क्या है? ये कर्मकांड और अंधविश्वास। और अंधविश्वास क्या? वो एक आदमी खजूर पर चढ़ गया और वहां से नीचे देखा तो डर लगने लगा, तो उसने हनुमान को मानता था। उन्होंने कहा हनुमान जी हमको ताकत दे दो। नीचे उतर गया तो इस मंगलवार आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। थोड़ा नीचे उतरा तो कहा हनुमान जी कोरोना में नौकरी चली गई, हमारा 12 करोड़ लोगों का जो रोजगार गया उसमें मेरे पिताजी भी शामिल हैं, इसलिए इस मंगलवार को केवल आधा किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, आप खुश हो जाना। थोड़ा और नीचे उतरा तो उसके बाद कहा कि लड्डू तो आपके यहाँ बहुत चढ़ता है, मैं 250 ग्राम लड्डू चढ़ाऊंगा, आप खुश हो जाना। ऐसा करते करते जब वो नीचे उतरा तो कान पकड़कर उठक बैठक किया कि ना आज से कभी पेड़ पर चढ़ूंगा न तुम्हें लड्डू चढ़ाऊंगा। हमें तर्क और विवेक की बात करनी, कर्मकांड से लड़ना पड़ेगा और आंख में आंख डालकर। मैं किसी धर्म की भावना आहत नहीं कर रहा हूं, मैं कर्मकांड, और यही फूले अम्बेडकर पेरियार का मिशन है। तर्क और विवेक, वैज्ञानिकता। भारत का संविधान अनुच्छेद 51A कहता है कि ये नया भारत जब बनेगा तो लोगों में वैज्ञानिक चेतना का विस्तार होगा, और हमें तो साहब अंधविश्वासी बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ एक आदमी कुछ गांव में थे तो वो पंडित जी के पास गए और पंडित जी से बोला कि गांव के 4 लड़कों ने गधे को मार दिया है, गधे की हत्या हो गई है। जैसे आजकल नहीं है, आदमी मार दो तो कोई गुनाह नहीं, गाय मारोगे तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ये है न्यायपालिका, ये है आजादी का 75 साल का भारत। तो जब उन लोगों ने उसके कहा तो पंडित ने कहा कि अरे वेदों में तो लिखा है कि गधा मारना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है, 22 प्रकार के नरक है, उसमें तुमको तला जाएगा, भुना जाएगा, काटा जाएगा। तो गांव वालों ने कहा हुजूर मुक्ति कैसे होगी? तो कहा हवन कराना पड़ेगा। तो कहा कितना खर्च आएगा? तो कहा लाखों रुपया खर्च होगा, इतने लोगों को ब्राह्मणों को खिलाओ तब जाके अपराध से मुक्त होगी। गांव का एक व्यक्ति जाकर कान में बोला पंडित जी जिन्होंने गधा मारा उसमें आपका बेटा संतोष भी शामिल था। पंडित नाराज होकर शांत होकर बैठा। मैं भोजपुरी में कहावत कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से आया हूं। उसने कहा कि 2-4 लइकन में एक संतोष और गधा के मरले में कौनो न दोष। समझ गए ना आप? ये कर्मकांड और अंधविश्वास के नाम पर हमारे लोगों को मूर्ख बनाया गया। और मैं जिस शख्स की शहादत के बाद यहां खड़ा हूं और फिर से फूले अम्बेडकर पेरियार के मिशन की बात कर रहा हूं, तो आंख में आंख डालकर बिना डरे बिना झुके ये कहना होगा कि तुमने हमारी पीढ़ियों को कर्मकांड और अंधविश्वास में फंसाया है। अरे हम तर्क विवेक वाले लोग हैं, कलम किताब वाले लोग हैं, हम तुम्हारे अंधविश्वास में नहीं जा रहे। और नारा आखिरी में केवल जाते जाते डॉक्टर लोहिया ने कहा संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। ओबीसी समाज के लोगों, आपके जज नहीं, आपके वकील नहीं, आपके डॉक्टर इंजीनियर नहीं, आपके कोई एजुकेशन में नहीं। और हमारे लोग जब एजुकेशन मांगते, नौकरी मांगते, तो उनसे कहा जाता कि 20% मुसलमानों से 80% हिंदुओं, तुम खतरे में हो, हिंदू बना रहे हो। और जब मौका मिलता है तब इंद्र मेघवाल बना देते हो, रोहित वेमुला बना देते हो, देवजी भाई बना देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें जाति बर्दाश्त नहीं होती। और उस नारे को मैं आगे बढ़ा करके जब पढ़ता हूं
हमारे यहां कहा गया कि 100 से अधिक 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। समाजवाद का मतलब बराबरी का मुल्क, इसलिए संविधान में भी उसको नए रूप में जोड़कर लिखा गया और उस नारे को आगे बढ़ाया। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। हमारी लड़ाई ये लड़ाई है जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं, और समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। मुझे याद आ रहे हैं देवजी भाई माहेश्वरी, वो जमीन की तो लड़ाई थी। हमारी जमीनें छीन ली हैं उन लोगों ने जिन्होंने पूरा भारत ही किसी और के हाथों बेच दिया है। और जमीन की लड़ाई, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। हर सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो, वह सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये लड़ाई हमारी है। मैं न्याय की अपील गुजारिश के साथ इन मुल्क के हुक्मरानों से, आप क्या न्याय की उम्मीद करते हैं जिनका पूरा अतीत इतिहास ही अन्याय का भरा है। वो तलवार और चाकू इसीलिए पकड़ाते हैं क्योंकि वो उसकी पूजा करते हैं। हमें पूजना नहीं है, हमें अपनी लड़ाई कलम और किताब से लड़नी है। बामसेफ यूनिटी ऑफ मूल निवासी बहुजन समाज और देवजी भाई माहेश्वर को याद करते हुए मैं गुजरात की जमीन से एक उम्मीद लेकर जा रहा हूं, एक हौसला लेकर जा रहा हूं कि ये हम यहां पर खड़े हैं क्योंकि देवजी भाई लोगों ने, इनके जैसे जाने कितने लोगों ने हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ते हुए शहादत दे दी। हमारे ऊपर कर्ज है उनका। अगर हम उस मिशन मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा पाए, हम डॉक्टर अंबेडकर फूले पेरियार के मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाए, हम इस मुल्क को आजादी का जश्न मनाने के षड्यंत्र की आड़ में पूरे देश को बर्बाद होने से नहीं बचा पाए, शिक्षा रोजगार को नहीं बचा पाए, त्रिशूल तलवार के सामने कलम और किताब को नहीं बचा पाए, तो माफ करिए साहब, 25 साल बाद जब ये मुल्क अपनी आजादी का 100 साल मनाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि तुम जब आए तो भारत का संविधान भी लागू था, तुम जब आए तो मंडल भी लागू था, तुम जब आए तो सरकारी शिक्षा थी, चंद रुपए फीस में तुमने पढ़ाई कर ली, तुम जो आए तो सरकारी नौकरी थी, तुम जो आ जाए तो मिला जुला एक भारत था, और तुम हमें कौन सा भारत सौंप कर गए हो। अखंड हिंदू राष्ट्र वाला, नफरत वाला, बिक गया पूरा भारत जिसमें हम सब केवल मजदूर बन जाएंगे, जातिवादी, अंधविश्वासी, कर्मकांडी भारत हम उन्हें अगर सौंप के गए तो हम उनसे आंख में आंख नहीं मिला पाएंगे। मैं 25 साल बाद मेरी पीढ़ियां अगर पूछें कि तब तुम क्या कर रहे थे जब सब बर्बाद हो रहा था, तो मैं केवल यही कहूंगा कि देवजी भाई माहेश्वर जैसे लोग जिन्होंने झुकने की बजाय शहादत जिस मिशन के लिए दी थी, उस मिशन की याद में उनके 200 वर्षगांठ में जाकर हिम्मत और हौसला लेकर लौटा हूं कि चाहे कितना भी तक चाकू तलवार चले, चाहे कितना भी बुलडोजर और जेल मुकदमा हो, हम बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई उस समय कच्छ में भी लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।